नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं। जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, टूरिज्म कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस एंड हिस्ट्री। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में इतिहास के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र टूरिज्म का भी पढ़ाया जाता है। तो इसलिए कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि टूरिज्म के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाएं। तो अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो और भी टॉपिक्स पे इस पे वीडियोस बनाऊंगा। अभी आज एक पर्यटन है क्या, उसकी अवधारणा क्या है, परिभाषाएं क्या हैं उसकी, तथा पर्यटन और इतिहास का क्या संबंध है, तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा के पहले, प्रारंभ करने से पहले, हमेशा की तरह आपसे मेरी अपील है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो और नए नए टॉपिक्स आपके लिए मैं लेके आता रहूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। टूरिज्म कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस एंड हिस्ट्री, अर्थात पर्यटन, अवधारणा, परिभाषाएं और इतिहास। तो आइए सबसे पहले हम पर्यटन है क्या इसके ऊपर बातचीत करें। तो मित्रों, इतिहास और पर्यटन का बड़ा गहरा नाता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आपने ख्वाजा मीर दर्द का प्रसिद्ध शेर तो अवश्य ही सुना होगा कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो अगर देखिए, सही बात है, पर्यटन के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं। अब जैसे अगर हम सेंट ऑगस्टाइन की बात करें तो सेंट ऑगस्टाइन जो है वो ये कहते हैं कि द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डोंट ट्रेवल रीड ओनली वन पेज। अर्थात ये संसार जो है वो एक पुस्तक के समान है और जो लोग यात्रा नहीं करते हैं वो केवल उसका एक पन्ना ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मित्रों, यात्रा करना, ट्रेवल करना ये बड़ा आवश्यक है। संस्कृत में एक कहावत है कि यस्तु संचरते देशान, यस्तु सेवेत पंडितान, तस्य विस्तारिता बुद्धि तैल बिंदु इवाम्भसी। अर्थात भिन्न भिन्न देशों में भ्रमण करने वाले तथा विद्वानों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि उसी तरह बढ़ती है जैसे कि तेल की एक बूंद पानी के ऊपर फैलती है। मित्रों, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, एक जिज्ञासु प्राणी है और उसकी जिज्ञासा और उसका कौतूहल उसे बहुत सारी नई नई बातों को जानने के लिए प्रेरित करता है। तो मनुष्य की जानने की, अतीत को जानने की जिज्ञासा और कौतूहल ही जो है पर्यटन का मुख्य कारण होता है। मैं इतिहास की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ और यही कारण है कि जो कुछ भी इस संसार में घटता है, इस प्रकृति के अंतर्गत घटता है, तो मनुष्य जो है उनके बारे में जान करके अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करता है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पर्यटन के बारे में प्रचुर साहित्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जैसे आप प्राचीन काल से ही आप देखें, प्राचीन काल से ही, वेदों के समय से ही पर्यटन के बारे में हमें जानकारी मिलने लगती है। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि कालिदास, बाणभट्ट, राहुल सांकृत्यायन आधुनिक युग में, तो ये लोग जो है इन्होंने पर्यटन को बड़ा महत्वपूर्ण माना है और इनका जो साहित्य है वो पर्यटन की झलक उसमें आप देख सकते हैं। तो एक तरह से बहुत सारा साहित्य हमारे पास इस प्रकार का उपलब्ध है जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से पर्यटन का चलचित्र है।
दुनिया भर में लोग आते हैं जाते हैं। बहुत सारे विदेशी यात्री आप इतिहास में पढ़ते हैं भारत में आए। बहुत सारे यात्री जो है हमारे यहाँ से पहले तो नहीं जाते थे, लेकिन आधुनिक युग में बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि पूरी दुनिया में पर्यटन के सहस्त्रों आकर्षण हैं, और जो पर्यटक होते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार पर्यटन करते हैं। अर्थात कोई हो सकता है किसी को पशु पक्षियों से लगाव हो, तो वो सेंचुरीज वगैरह में जाता है और संरक्षित वनों इत्यादि में जाता है, वहाँ पशु पक्षियों का दर्शन करता है। किसी को ऐतिहासिक स्थल देखने की रुचि होती है तो ऐतिहासिक स्थलों पे भ्रमण करता है। कोई धर्म कर्म में भी अधिक विश्वास रखता है तो इसलिए धार्मिक स्थलों पर प्रायः जाता है, वहाँ का भ्रमण करता है। तो इसी तरह से अपनी अपनी रुचि के अनुसार कुछ लोग जो है वो अपने बिजनेस व्यापार वगैरह के कारण पर्यटन करते हैं। तो पर्यटन के अनेक कारण हैं। इसीलिए आप देखिए, पर्यटन के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। अगर हम भारत के बारे में करें तो ऐतरेय ब्राह्मण का वो मशहूर वाक्य प्रत्येक भारतीय को जानना चाहिए, जिसमें कहा गया है चरय वेति चरय वेति चरय वेति चरय वेति, यानी चलते रहो चलते रहो। क्यों? क्योंकि कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति ही नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और एक स्थान पर अगर निष्क्रिय बैठा रहेगा कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को विद्वान लोग ये कहते हैं कि वो अज्ञानी है, उसे कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये कहा गया है चरय वेति, अर्थात तुम चलते रहो चलते रहो। चलते रहने से बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हमें हो सकती है। चलते रहने से हमें भौतिक संपदा ही नहीं, बल्कि उससे भी बढ़ कर के ज्ञान प्राप्त होगा। भांति भांति के लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और नई नई बातें सीखने का अवसर मिलेगा। सहिष्णुता, उदारता, बुद्धि की व्यापकता, पूर्वाग्रहों से मुक्ति, दूसरे देशों की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है पर्यटन से। इसके साथ ही साथ बहुत सारी देशों की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। हम बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य, कला, संगीत, रीति रिवाज, संस्कृति इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनेक महापुरुषों से मिलने का अवसर हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पर्यटन और इतिहास एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इतिहास में हम भूतकाल की घटनाओं का लेखा जोखा या विवरण प्रस्तुत करते हैं, और समकालीन सभ्यता और संस्कृति का विवरण जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? बहुत सारा विवरण हमें यात्रा वृत्तांतों से ही मिलता है, ट्रेवलॉग से मिलता है। तो अतीत के बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम यात्रियों के विवरणों में ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने लिखा था कि हेथाय आर्य हेथाय अनार्य, हेथाय द्रविड़ चीन, शक हूण दल पठान मुगल, एक देहे होलो लीन। माफ़ कीजिएगा, मैं बंगला नहीं जानता हूँ, इसलिए मेरा बंगाली उच्चारण इतना अच्छा नहीं है। तो हेथाय आर्य हेथाय अनार्य, हेथाय द्रविड़ चीन, शक हूण दल पठान मुगल, एक देह होलो लीन। यानी कि बाहर से बहुत सारी जातियां आई यहाँ भारत में, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान लुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो इस देश की मुख्य धारा में विलीन हो गई। जिसे हम कहते हैं ना भारत में पावर ऑफ एसिमिलेशन, यानी कि समाहित कर लेने की क्षमता जो है भारत में बहुत अधिक थी। तो विभिन्न धर्मावलंबियों, मत मतांतरों, आचार विचार वालों
इत्यादि को भारत ने अपने भीतर समाहित कर लिया, अर्थात वो ऐसे ही घुल मिल गए जैसे चीनी घुल जाती है शरबत में। तो उसी तरह से बहुत सारी जातियां बाहर से आई और भारत में घुल मिल गई। मित्रों, पर्यटन की अवधारणा का जहाँ तक सवाल है, तो ये अब कुछ कुछ आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि पर्यटन जो है वो क्या है वास्तव में। तो पर्यटन की अवधारणा के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई हैं। बहुत जो कॉन्सेप्ट है पर्यटन का वो यही है कि ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात एक जगह अगर हम बैठे रहेंगे तो एक जगह बैठ करके हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें निरंतर चलना होगा, निरंतर भ्रमण करते रहना होगा। तो इसीलिए कहा गया है चरय वेति चरय वेति। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो मनुष्य बैठा रहता है उसका सौभाग्य भी रुक जाता है, और जो उठ खड़ा होता है उसका सौभाग्य भी उठ खड़ा होता है। तो इसीलिए चलते रहो, क्योंकि अगर हम भ्रमण करते रहेंगे तो नई नई बातें हम सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे। तो मित्रों, भारतवर्ष जो है हमारा, आप देखते हैं कि वो यहाँ पर्यटन के बहुत सारे आकर्षण हैं। भारतवर्ष 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और प्राचीन भारत से ही हमें ये जानकारी मिलने लगती है कि प्राचीन भारत के लोग जो है समुद्र में भी यात्रा करने के लिए नौका का निर्माण करते थे। वैदिक युग के जनसाधारण जो थे उन्होंने भी नौका का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से, इसके अलावा हमें सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें भी हमें डॉकयार्ड वगैरह मिलता है। तो इससे पता चलता है कि लोग यात्रा किया करते थे। तो मित्रों, आइए हम थोड़ी सी बात करें कि टूरिज्म की या इसकी परिभाषाएं क्या दी गई हैं। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं जो कि आप पुस्तकों में देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने परिभाषाएं दी हुई हैं। वास्तव में कहा जाए तो पर्यटन जो है, सामान्य जो परिभाषा दी जाती है वो ये कहा जाता है कि आनंद प्राप्त करने के लिए भ्रमण करना ये पर्यटन है। मनुष्य जो है वो एक जगह पड़े पड़े ऊब जाता है। एक जगह पड़े पड़े जब ऊब जाता है तो वो ये चाहता है कि थोड़ा सा चेंज आए, थोड़ा सा परिवर्तन आए। तो इसीलिए आनंद प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए, एक जीवन की एक रास्ता से छुटकारा पाने के लिए जब मनुष्य भ्रमण पर निकलता है तो उसे ही पर्यटन कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में पर्यटन के लिए 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है, और जैसे कि परायटन, देशाटन, तीर्थाटन इत्यादि। तो परायटन क्या होता है? ज्ञान तथा आनंद के लिए घर से बाहर जाना। इसी तरह से देशाटन मुख्य रूप से देश भर में घूमना, देश भर का भ्रमण करना। वो भारतीय क्या आप कह लीजिए कि किसी भी देश में जब हम जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में, रीति रिवाज, कल्चर इत्यादि के बारे में। इसी तरह से तीर्थाटन भी पर्यटन माना जाता है। तीर्थाटन अर्थात तीर्थों की यात्रा करना, जो कि अत्यंत प्राचीन काल से ही हम देखते हैं। अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो रामायण और महाभारत में भी हम ये देखते हैं कि तीर्थाटन के महत्व को दर्शाया गया है, तीर्थ स्थलों के महत्व को दर्शाया गया है। मनुष्य वहाँ जा कर के आध्यात्मिक उन्नति करता है, अपनी आत्मा की उन्नति करता है। तो इस तरह से पर्यटन जो है में कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सबसे पहले तो पर्यटक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर्यटन तभी होगा जब पर्यटक होंगे, और पर्यटक जो है वो पर्यटन करता है तो पर्यटन का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। तो पर्यटन का उद्देश्य क्या होता है? कुछ लोग
प्रकृति का आनंद लेते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, नदी नाले झरने वन इत्यादि का आनंद लेते हैं। कुछ लोगों का उद्देश्य धार्मिक होता है, कुछ लोग जो है बीमार हो जाते हैं कई बार, तो डॉक्टर उनको कहते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी अच्छी जगह चले जाइए जहाँ की आबो हवा अच्छी हो, जहाँ की जलवायु अच्छी हो, प्रदूषण इत्यादि से मुक्त हो। इसी तरह से कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्यटन करते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश में। भारत में बहुत सारे यात्री देखिए यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे, तो इसके लिए भी पर्यटन करते थे। इसी तरह से कुछ लोग शुद्ध आमोद प्रमोद के लिए पर्यटन करते हैं, तो आनंद की प्राप्ति के लिए पर्यटन करते हैं। तो पर्यटन के लिए देखिए कोई ना कोई आकर्षण होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। पर्यटन के में समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि अपने निरंतर व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकाल करके मनुष्य को पर्यटन करना चाहिए। मित्रों, तो पर्यटन की बहुत सारी परिभाषाएं, जैसे मैंने आपको बताया, परिभाषा स्पष्ट हो गई। किसी एक परिभाषा को हम नहीं बता सकते कि वो अपने आप में संपूर्ण है। तो ये चीज़ आपको अ, स्पष्ट हो गई होगी कि पर्यटन के लिए समय की आवश्यकता है, स्थान की आवश्यकता है, पर्यटक की आवश्यकता है, और एक उद्देश्य की आवश्यकता है, और किस तरह की रुचि है पर्यटक की, उसकी आवश्यकता है। तो सामान्य शब्दों में पर्यटन को लोगों द्वारा अ, अपने, आप कह लीजिए कि जहाँ लोग रहते हैं, यानी जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में लोग रहते हैं, वहाँ से दूर जाना, यानी किसी नए नगर में जाना, किसी नए शहर में जाना, किसी नए स्थान पे जाना, वहाँ कुछ समय तक ठहरना, तो ये कहा जा सकता है, इसको पर्यटन कहा जा सकता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परिवर्तन के लिए, कुछ नई बातें सीखने के लिए। पर्यटन व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध को स्पष्ट करता है। ए.के. शुक्ला है, ए.के. शुक्ला जो है वो उत्तर प्रदेश में पर्यटन और उद्योग उनकी पुस्तक का नाम है, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि पर्यटन व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध स्पष्ट करता है तथा विदेशी व्यक्तियों के किसी स्थान पर ठहरने की ओर संकेत करता है। इसी तरह से कुछ दूसरे विद्वानों ने भी पर्यटन की परिभाषा दी है, जैसे हंजीकर एवं क्राफ्ट ये कहते हैं कि पर्यटन एक ऐसी घटना व संबंधों का मिश्रण है जो किसी स्थान पर अनिवासियों की यात्रा और उनके वहां ठहरने से उत्पन्न होता है, तथा जिसके अंतर्गत व्यक्ति उन स्थानों पर न तो अस्थायी रूप से बसता है और न धन कमाने के लिए कोई कार्य करता। एक तो बातें स्पष्ट हैं कि पर्यटन आदमी क्यों करता है। पर्यटन आदमी जहाँ जाता है वो अस्थायी रूप से बसता नहीं, कुछ समय के लिए जाता है, और ना तो वहाँ कोई बिजनेस व्यापार करता है। अगर विशुद्ध रूप से वो आनंद प्राप्त करने के लिए गया हुआ है तो पर्यटन आराम करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, सांस्कृतिक भूख मिटाने के लिए, नई नई बातों को जानने के लिए, नए नए देशों को देखने के लिए, नए नए नगरों को देखने के लिए, और साथ ही साथ जो भी मनुष्य की रुचि है, उन रुचियों को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य पर्यटन करता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि पर्यटन बहुत बहुत सारे लोग, जैसे आप देखिए क्रिकेट मैच होता है तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी जो क्रीड़ा है वो भी, कुछ लोगों को हॉकी मैच में दिलचस्पी है तो वो देखने के लिए चले जाते हैं। कितने लोग तो विदेश तक चले जाते हैं, आप देखते हैं इतनी भीड़ होती है, कितने लोग जो है जब वर्ल्ड कप होता है तो वो भी एक तरह का टूरिज्म है, उसे आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स टूरिज्म है। बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ओलंपिक्स वगैरह में जाते हैं या दूसरे टूर्नामेंट्स वगैरह में भाग लेने जाते हैं, तो वो भी एक तरह का टूरिज्म है। तो मित्रों, अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि पर्यटन का इतिहास से क्या संबंध है। इतिहास से बहुत गहरा संबंध है। अभी मैंने आपको बताया कि इतिहास की विवेचना के बिना, इतिहास के उल्लेख के बिना पर्यटन का कोई भी विवरण अधूरा रहेगा।
अगर हम भारत के संदर्भ में बातचीत करें तो भारत में हम ये देखते हैं कि भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए। प्राचीन काल से ही हम तमाम यात्रियों के नाम सुनते हैं जो कि भारत में आए। वो यहाँ क्यों आए? क्योंकि उन्होंने भारत के बारे में सुना था, भारत के बारे में उनको जानकारी मिली थी। अब आप देखिए मेगस्थनीज, फाहियान, ईद सिंह, वेनसान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो, बारबोसा, डोमिनिगो पेइज, नूनीज, निकोलो कॉन्टी और ट्रेवरनियर, बर्नियर, मनुची और आधुनिक युग में बहुत सारे अंग्रेजों के समय में बहुत सारे यात्री यहाँ पे आए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो यात्री यहाँ आए भारत में, उनमें से बहुतों ने अपना विवरण छोड़ा और वो विवरण जो है वो हमारे समाज का एक जीवंत दस्तावेज है। तो इसीलिए इतिहास और पर्यटन जो है वो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और भारत के बारे में तो ये कहा जाता है कि भारत जो है वो एक तरह का एक अजायब घर की तरह है। अजायब घर यानी कि एक तरह का म्यूजियम है और यहाँ इतनी चीज़ें हैं, इतनी वैरायटी है देखने के लिए कि पूरा जीवन यहाँ बीत जाए और लेकिन पर्यटन यहाँ समाप्त नहीं होगा। तो बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं या विदेशी यात्री जो हैं उनकी नज़र से भारत को देखने का प्रयास किया गया है, जो हमारा इतिहास लिखा गया है। बहुत सारे आप देखिए तमाम यात्री जो यहाँ पे आए तो वो तो था ही, साथ ही साथ विभिन्न अलग से विभिन्न राजवंशों का अगर आप अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ शासक थे, वो शासक जो है वो दूतों का आदान प्रदान करते थे, एक जगह से दूत दूसरी जगह जाते थे। तो ऐसे तमाम, जैसे आप विजयनगर को देखिए, बहमनी को देखिए, चोलों को देखिए, पांड्यों को देखिए, साथ ही साथ आप अ, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, मुगल बादशाह वगैरह थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे शासक थे। तो सभी लोगों ने जो है अ, अपने यहाँ से दूत मंडल दूसरे देशों में भेजे और दूसरे दूतों का जो है उन्होंने स्वागत किया। जैसे तमाम लोग मुगलों के समय में आए, फादर मॉन्सरेट, राल्फ पेच, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, जॉन जॉर्डन, निकोलस डाउंटन, थॉमस कोरियाट, एडवर्ड टेरी, पीटर डेलावेल, फ्रांसिस्को पेल्सरेट, मनुची, ट्रेवरनियर, बर्नियर, न जाने कितने लोग आए। तो इसीलिए भारत को ये कहा जाता है, भारत में सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि भारत के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ ऑल सीजन्स एंड ऑल रीजन्स। यानी कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो जहाँ हर प्रकार के सीजन्स हैं और हर प्रकार के रीजन्स हैं। तो इसलिए भारत जो है विदेशी यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण रहा है हमेशा से। और कई बार क्या होता है, ये तो है, लेकिन भारत के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें भी लिख देते हैं ये विदेशी यात्री। तो इसलिए उससे भी हमें सावधान रहना चाहिए और उसका हमें उपयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है, आजकल का ज़माना जो है आर्कियोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें नई नई खोजी जा रही हैं, जगह जगह खुदाइयाँ वगैरह चल रही हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह पुरानी चीज़ों का पता लगा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारत का संबंध अत्यंत प्राचीन जो सभ्यताएं थी उनके साथ था। जैसे ईरान के साथ, जब जिसको फारस कहा जाता था, मिस्र के साथ इजिप्ट, ईस्टर्न अरबिया, मेसोपोटामिया इत्यादि जो है इनमें, और साथ ही साथ जो है वो आ, और भी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ इनके संबंध थे और तरह तरह की चीज़ों का आदान प्रदान होता था। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ, जैसे ग्रीको रोमन वर्ल्ड के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध रहे, व्यापारिक संबंध रहे। उस काल के साहित्य को अगर हम पढ़ें तो हम जातक स्टोरीज में हम ये देखते हैं जिसमें कारवां मर्चेंट्स की बात कही गई है, ट्रेड मिशंस वगैरह की बात कही गई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर आप पढ़िए मौर्य काल का, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो
प्रशासन का जो वर्णन किया गया है उसमें, तो हमने ये देखा कि वहाँ पे विदेशियों के लिए भी, जैसे जो नगर प्रशासन है, तो नगर प्रशासन में ये देखते हैं कि जो विदेशी यात्री थे उनके लिए एक समिति होती थी जो उनके पासपोर्ट वगैरह की जांच करती थी। साथ ही साथ जो है ये भी देखती थी कि कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट के, जिसे मुद्रा कहा जाता था, और एक अधिकारी होता था मुद्राध्यक्ष, तो मुद्राध्यक्ष की मुहर लगती थी उसके कागजात के ऊपर, तो बिना उसके वो ट्रैवल नहीं कर सकता था। आप देखिए, अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था तो उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सिंगल द्वीप, यानी जिसे आजकल आप श्रीलंका कहते हैं, वहाँ भेजा था। और यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं होती थीं, सराय होती थीं, जिनकी जानकारी हमें प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का जो साहित्य है उसमें मिलता है। मेगास्थनीज जो था वो, उसने बहुत अच्छा वर्णन किया है मौर्य काल का। तो अगर हम ये देखें तो मेगास्थनीज जो है वो हमें ये बताता है कि पाटलिपुत्र जो है 9.5 मील की लंबाई में और 1.25 मील चौड़ाई में फैला हुआ था। 64 गेट थे पाटलिपुत्र में, दरवाजे थे, 570 बुर्ज थे। इसी तरह से वो ये कहता है कि 60 फीट ऊंची जो है वो वुडन वॉल से, या लकड़ी की वॉल से जो है वो चारों तरफ जो है पूरा नगर घिरा हुआ था। तो तमाम बातें वो कहता है, वहाँ के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की बात करता है मेगास्थनीज। तो उससे हमें प्राचीन काल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है मित्रों। और भी अब देखिए हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथियों को देवता के समान मानते हैं, अब जिसकी झलक हमें प्राचीन काल से ही मिलती है। अतिथियों का स्वागत सत्कार यहाँ हमेशा किया जाता था। कालिदास का मेघदूतम आप देखें तो मेघदूतम जो है वो क्या है, दूत जो है वो यात्रा कर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि दूत जो है मेघ को दूत बना करके कालिदास ने एक तरह से अ, पर्यटन को ही बढ़ावा दिया है, हम कह सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, और जो कि प्राचीन काल की जानकारी हमें देते हैं कि प्राचीन काल में बहुत सारे लोग जो विदेशी यात्री आए थे, जिनका मैंने अभी नाम लिया। ब्रिटिश काल में हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो तो किसी किसी को भारत बहुत अच्छा लगा, किसी किसी को भारत बहुत खराब भी लगा। अब जैसे आप देखिए मार्क ट्वेन जो था, मार्क ट्वेन जो है वो भारत की विविधता से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और उसने उसकी खूब तारीफ की है, खूब तारीफ की है, खूब प्रशंसा की है। लेकिन वहीं पे ऐसे लोग भी हैं, अब जैसे आप देखिए कि लॉर्ड मैकाले हैं। लॉर्ड मैकाले को भारत में कभी जो है वो स्वादिष्ट फल ही नहीं मिला पूरे भारत में। इसी तरह से और भी दूसरे यात्री हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में खुशबूदार फूल नहीं हैं। तो अब जैसे अबी डुबोइस एबी डुबोइस हैं एक यात्री, उन्होंने ये कहा कि हम 40 साल तक जो है भारत में हमने बिताया, लेकिन हमें जो है यहाँ पे खुशबूदार फूल नहीं मिले। तो इस तरह से अ, तमाम बातें कही जाती हैं। अगर आप कुछ लोगों ने जो है दुर्भावनावश भारत के बारे में बहुत गलत बातें भी लिखी। अब जैसे अब एक पुस्तक है मदर इंडिया, कैथरीन मायो की मदर मदर इंडिया, अगर आप पढ़िए तो उसमें भारत की बहुत बुराई की गई है, यहाँ तक कि गांधी जी को भी उसका विरोध करना पड़ा। तो इस तरह की तमाम बातें लिखी गई हैं मित्रों। तो आप देखें, अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर वास्को डिगामा भारत में न आया होता तो भारत में व्यापार करने की जो संभावनाएं थी उसकी जानकारी यूरोप को कैसे मिलती। इसी तरह से अगर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे जो प्रचारक थे वो दूसरे देशों में न गए होते तो बौद्ध धर्म कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन जाता, और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में भी होता। इसी तरह से
आप देखिए मनुष्य की जो भ्रमणशील प्रवृत्ति थी उसी ने भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित किया। बहुत सारा कष्ट सह करके बहुत सारी अ, जान हथेली पर लेके आप कह लीजिए बहुत सारे लोगों ने दुनिया में नए नए रास्ते खोजे। अगर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की यात्रा न की होती तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार वहाँ कैसे होता। ऐसा नहीं था कि विवेकानंद न होते तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार न होता, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से प्रवास में भारतीय संस्कृति का जितना प्रचार प्रसार कर दिया वहाँ पे, वो लंबे समय से रहने वालों के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं लेकिन वो भारतीय संस्कृति का उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी आप देखिए विवेकानंद ने क्या किया ये पूरी दुनिया को मालूम है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इतिहास और पर्यटन एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हमें मानव संस्कृति की जानकारी प्राप्त करनी है, मानव सभ्यता के विकास की जानकारी प्राप्त करनी है, हमें कला, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन इत्यादि की जानकारी प्राप्त करनी है। विभिन्न देशों की तमाम महान व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, हमें अच्छी शिक्षा लेनी है, तो उसके लिए पर्यटन आवश्यक है। तो मित्रों, पर्यटन आवश्यक है। और आज भी बहुत सारे लोग जैसे राहुल सांकृत्यायन ये कहते थे कि जो गतिशील नहीं है यानी मोबिलिटी नहीं है जिनमें, तो वो एक तरह से समझ लीजिए देश और समाज के ऊपर बोझ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, अविद्या से ग्रस्त लोग होते हैं। तो इसीलिए चलते रहना चाहिए मनुष्य को। जब मनुष्य चलता रहेगा, जैसे आप देखिए बहुत सारे लोगों ने दार्शनिक अंदाज में कहा, देखिए जो पानी ठहरा रहता है वो पानी सड़ जाता है, उससे दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जो पानी बहता रहता है, निर्मल जल जो बहता रहता है, कहते हैं ना, वो पानी शुद्ध होता है, वो पीने योग्य होता है। तो उसी तरह से अगर मनुष्य एक जगह ठहरा रहेगा तो उसमें वो बात नहीं रहेगी जो बहते हुए पानी में है। तो मित्रों, मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया कि पर्यटन क्या है, पर्यटन की अवधारणा क्या है, पर्यटन की परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है, साथ ही साथ पर्यटन का इतिहास से क्या संबंध है, ये सब भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और तो मित्रों, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में पर्यटन के महान आकर्षण हैं, बहुत सारे आकर्षण हैं। और ड्यू टू इट्स ग्लोरियस पास्ट, prosperity, cultural richness, educational institutions, religion, and philosophy, India has been most preferred destination of travelers from many parts of the globe. तो भारत जो है वो बहुत सारे देश विदेश के तमाम यात्रियों का गंतव्य स्थल है भारत, क्योंकि यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, सांस्कृतिक समृद्धि है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भारतीय लोग हैं वो बहुत हॉस्पिटेबल हैं, यानी कि अतिथियों का स्वागत करने वाले। हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव, अर्थात ये हमारा मोटो है, भारतीयों का मोटो है कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो होता है वो देवता के समान होता है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो गेस्ट्स वेयर ट्रीटेड लाइक गॉड। इसीलिए अंत में एक बार फिर से कहूँगा कि जो वाक्य मैंने आपको दोहराया था ऐत्रेय ब्राह्मण का, उसी से अपना वक्तव्य खत्म करूंगा कि चरय वेति, अर्थात
चलते रहो, चलते रहो। तो मित्रों, अगर आपको ये आज की परिचर्चा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, और टूरिज़्म पे और भी बहुत सारी वीडियोस मैं डालूंगा भविष्य में बना के। आप स्वयं सजेस्ट कीजिए कि किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो मैं अवश्य डालूंगा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।